बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कल ऑपरेशन होगा बरतानिया में और पूरी कौम जो है वो चाहती है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म ठीक होकर वापस पाकिस्तान आ जाए और उसके लिए आज नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काबीना का इजलास किया है वीडियो लिंक के ऊपर और उस पर उन्होंने बातचीत की। फिर उससे पहले जो तीनों वज़ीर आला हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी, इन तमाम ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़रा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम देते रहे। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने एक खिताब किया। उस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने जो माशी इंडिकेटर पेश किए वो बड़े अच्छे हैं। मियाँ साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, एतमाद बढ़ रहा है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन लोगों का जो वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के लिए दुआगो हैं। एक बहस पाकिस्तान में ये छिड़ गई थी कि मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में बजट की मंजूरी और हुकूमती अफ़ाल जो हैं वो कोई और सरंजाम देगा, कैसे देगा, कोई आईनी मसला हो जाएगा। इवन इमरान खान साहब ने इसे आईनी बुहरान कहा। ये आईनी बुहरान कैसे हो गया? और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो आइन के मुताबिक 3 माह की छुट्टियां भी ले सकते हैं, अपनी जगह पे जो सीनियर वज़रा है या बाकी वज़रा है उनसे काम भी ले सकते हैं। लेकिन ये आईनी बुहरान कैसे है? कुछ आईनी माहिरीन भी इस पर अपनी बातचीत कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और उस मुलाकात में जो एतराज़ उठाया मुखालिफिन ने वो ये कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब जाते हैं और जाके आर्मी चीफ साहब को मिलते हैं, तो बाकी जो वज़रा आला हैं उनको चौधरी निसार साहब ये मौका या आर्मी चीफ साहब से क्यों नहीं मिलवाते, लेकर क्यों नहीं जाते? हालांकि ड्रोन हमला जो डिस्कस हुआ उस मुलाकात में, वन ऑफ द फैक्ट जो मुलाकात में बातचीत हुई है उनमें एक ड्रोन हमला पे भी हुई थी। तो वो जो ड्रोन हमले की डिस्कशन हुई है वज़ीर आला बलूचिस्तान को होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। तो क्या एक मुल्क में खानदान की हुकूमत है? इस तरह के सवालात जो है वो उठाए जा रहे थे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं बताता हूँ, फिर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। मेरे साथ फॉर्मर जस्टिस सैयद जाहिद हुसैन बुखारी साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी यहाँ लाहौर में हमारे साथ। चौधरी दानियल अजीज साहब हैं, इनके साथ कभी हमारी नरम और गर्म बातें होती रहती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बड़ी मेहरबानी सर आपकी भी। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। सैयदा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में थोड़ी देर में मौजूद होगी मीरपुर से, क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने वहाँ पे जलसा किया है, तो मीरपुर से हमें ज्वाइन करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेगी। सबसे पहले मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे जान लेता हूँ, कैसे सर आईनी बहरान कैसे हो जाएगा? और खान साहब ने यहाँ तक कहा कि ये जमहूरियत की बिसात भी खतरे में हो सकती है, यानी उस तरह उन्होंने निशानदेही की है। पीटीआई को क्या लगता है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सबसे पहले तो जिस तरह सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ लोगों ने किया, हमारे लीडर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी दुआ की है और मैं भी दुआ करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका ऑपरेशन आज या कल अगर है तो अल्लाह उनको सेहत दे और वो सेहतियाब होके आएँ, क्योंकि हम सियासी मैदान के हरीफ हैं, कोई ज़ाती हरीफ या एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हैं। तो इसलिए हमारी तो ख्वाहिश होगी कि मियाँ साहब सेहतमंद होकर वापस आएँ और सियासी जो मैदान है उसमें हम सियासत में मुकाबला करें और एक पॉजिटिव तरीके से। बाकी ये जो कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, आज ये मीटिंग भी हुई है, देखें ये मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली हालात हैं। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुल्क से बाहर हैं और शायद ना चाहते हुए बाहर हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका सीना खुले और ऑपरेशन हो। लेकिन इमरान भाई, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कोई सियासी जमात या कोई शख्सियत नहीं होती, वो मुल्क होता है। अब इसको ये देखना होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अपनी गैर मौजूदगी में, यानी कि पर्सनली मौजूद नहीं थे और स्काइप पे शायद उन्होंने इसको कंडक्ट करवाया है और ख़ुद उन्होंने इसको कंडक्ट किया है, तो स्काइप कितना सेफ होगा और क्या ये जो गुफ्तगू हुई है, क्योंकि वो प्रिविलेज भी होती है, वो एक प्रिविलेज होती है कैबिनेट की और प्राइम मिनिस्टर की, और वो अगर इस तरह वीडियो लिंक पे हो, जिसकी आई डोंट नो कि कानून में इस तरह वीडियो लिंक के लिए कोई कानून साजी है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो पहले उन्होंने डिप्यूट किया जनाब इसहाक डार साहब को, वो भी फैमिली मेंबर ही हैं और इनका ज़्यादातर एतमाद फैमिली मेंबर्स पे ही होता है, क्योंकि इसहाक डार साहब ने जब फिर रब्ता किया तो वो अपना शहबाज शरीफ साहब से था, तो जो उनकी फैमिली के बाहर के जो सीनियर तरीन मिनिस्टर्स हैं शायद उनको एतमाद के काबिल नहीं समझा गया। लेकिन बात यह है कि पहले जब उन्होंने जिम्मेदारी दी अपना इसहाक डार साहब को, उसके बाद जब खुद आए तो लाजिम साबित ये हुआ
कि अपनी मौजूदगी जरूरी थी। अब ये एक कानूनी और एक आईनी नुक्ता होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वहां पे पर्सनली बजाते खुद मौजूद नहीं थे कैबिनेट मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए, तो क्या बातचीत तो उनकी हो रही थी, लेकिन पर्सनल अपनी बजाते खुद बनफ्स नफीस गैर मौजूदगी जो है, क्या वो कोई कानूनी सुकम तो नहीं छोड़ जाएगी इन फैसला साजी में, ये कैबिनेट मीटिंग्स की जो फैसला साजी हुई है इसमें? क्योंकि पर्सनली जब आप वहां पे मौजूद नहीं होते तो उसका, और जब आप वीडियो लिंक पे सैटेलाइट के जरिए आप वीडियो लिंक पे होते हैं, उसमें लाजमन फर्क होगा। तो मैं ये समझता हूं कि कुछ ऐसी नुकात होंगी जो वक्त आने पे अपने असरात छोड़ जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये दोबारा ये दुआ मैं करना चाहता हूं कि मियां साहब वापस तशरीफ लाएं, अल्लाह उनको सेहत दे, और सेहतमंद होने के बाद जो पनामा लीक्स का इशू उठा है, जो अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं उनकी सियासत पे, उनकी फैमिली पे, उसके जवाब वो खुद फिरा के दें। जी दानिश साहब, वो कह रहे हैं सेहतमंद होने के बाद जो है वो पनामा लीक्स का जो मामला है, जो सियासी मामलात हैं, वो उसके बाद देखेंगे। तो ये एक अच्छा जेस्चर है अपोजिशन की तरफ से। अगर अपोजिशन ऐसा सोचती है कि जब तक मियां साहब बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो इन मामलात पे हाथ नरम रखा जाए और आगे बढ़ें थोड़ा सा। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये पैनामा पेपर्स के हवाले से कमेटी बन चुकी है, वो अपनी मामूल पे मीटिंग्स कर रही है। उस कमेटी में वज़ीर आज़म साहब नहीं है। जो लोग डिप्यूट हुए हैं, नेचुरली उनको एक मैंडेट दिया गया है इन मामलात को देखने के लिए, और उस मियाद से मुकम्मल होने से पहले इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब वापस होंगे। तो उसके अलावा भी वो रोज़मर्रा के राब्ते में, तो मैं समझता हूँ इसमें तो कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। जहाँ तक मुल्की अमूर के मामलात हैं, वो आज आपने खुद देख लिया कि चल रहे हैं, और ये जदीद टेक्नोलॉजी जो है ये सेफ भी है, सारी दुनिया जानती है। आजकल ये व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो इसमें आ गई हुई है। सो ये भी जो एक दावा किया जा रहा है कि जी पता नहीं गैर महफूज होने से कौन सा कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाना है, ये मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद बात है। बाकी जहाँ तक आइन और कानून के ज़ाब्ते हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। तो एक सेहतियाब होने के मामले हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं जो उभरे, सारी दुनिया को पता है, और पहले भी चेकअप के लिए गए थे, उसी में ये आइडेंटिफाई हो गई थी चीज़, फिर दोबारा वक्त दिया गया, और वो अब उन्होंने बताया कि ये चीज़ जो है ये फौरी तौर पर इसका हल चाहिए। तो आई थिंक ये मामूल पे चीज़ें चल रही हैं। जहाँ तक बजट की बात है, उसमें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट करना होता है, और उसके बाद फ़ौरन बहस शुरू हो जाती है। बहस में कम अज़ कम 2.5-3 हफ्ते जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। उसके बाद वो समेटा जाता है, सेनेट की रिकमेंडेशंस आती हैं, और अपोजिशन पार्टीज़ की और ट्रेजरी बेंच मेंबर्स के जो रिकमेंडेशंस हैं उनका जायज़ा लिया जाता है, और फिर उसकी नोक पलक सीधी कर जाती है। उसकी अगर कोई अप्रूवल मज़ीद चाहिए हो तो वो फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ वो कर देती हैं। लिहाजा मेरा तो नहीं ख्याल है कि इसमें किसी किस्म का ऐसा कोई दुश्वारी है या कोई मसला है। ठीक है जी। शैला रज़ा साहबा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इससे पहले जब गए थे अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई थी। इसकी तस्दीक अभी हमारे मेहमान दानियल अजीज साहब ने भी की है। बाकायदा आइडेंटिफाई हो गया था और मियाँ साहब को इस प्रोसेस में जाना पड़ना था, लेकिन उसके बाद अपोजिशन ने इतना दबाव बढ़ाया और फिर मियाँ साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ी पाकिस्तान में। जी, मैंने ये नहीं कहा। उस वक्त ये कहा गया था कि ये चेकअप दोबारा होगा। आई एम सॉरी अगर आपने ये तासुर लिया। नहीं, आपने फरमाया कि आइडेंटिफाई हो गई थी। चेकअप दोबारा होगा। अच्छा, आइडेंटिफाई हुआ था कि उस वक्त उनको एक जो शिकायत थी वो ये थी कि एक क्लॉट जो था वो सेल्फ डिसॉल्व हो गया था, उसके चेकअप के लिए गए थे, और उसके बाद उनको रिक्वेस्ट की गई था कि आप दोबारा आए फर्दर टेस्ट के लिए, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं था। अच्छा, आप सर आप एक मिनट आप अपडेट लग रहे हैं, आप जरा थोड़ा सा बताएं मियां साहब का एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा मीडिया सवाल उठा रहा है, बाईपास बहुत सारे किस्मों के होते हैं। अगर आप अवेयर हैं तो आप बताइए मियां साहब का क्या ऑपरेशन होने जा रहा है, उसका कोई टेक्निकली आप अगर बता सकें। जी, जो स्टेटमेंट आई है बाकायदा तहरीरी तौर पर जारी की गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसके अंदर उसकी वाज़ेह तफसील लिखी हुई है कि उनका क्या एलिमेंट है। वो काफ़ी पेचीदा एक मेडिकल नाम है, मुझे तो अभी ज़बानी। जी ठीक है, मैं वो है हमारे पास, उसके हवाले से वो है हमारे पास एक्चुअली उसमें भी और डिटेल्स की मैंने कोई डॉक्टर से बात की थी तो उनको जरूरत थी। शैला रज़ा साहिबा, जो प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेस मिला है पिछले 1-2 माह के अंदर, जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितनी भाग दौड़ की है, जहां जहां वो जलसे करते रहे हैं, मौसम भी आपके सामने है बीमारी के बावजूद, ये अब अपोजिशन की तरफ से आपको लगता है रिलीफ मिलेगा 1-1.5 माह प्राइम मिनिस्टर को? आगे रमजान भी आ रहा है। देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्द वो पाकिस्तान आए और अपने मामलात को, मुल्क के मामलात को देखें, और अपोजिशन की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं है। जो भी हम बात करेंगे, जहां उनकी ज़रूरत
हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली है, वहाँ पे कोई हल निकाला जाएगा। और बस मैं नहीं समझती कि इसको इतना अब इस वक्त, जबकि कल उनका कहा जा रहा है कि ओपन हार्ट सर्जरी है, कोई कह रहा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन एब्लेशन है जो 45 मिनट्स का होता है, और इससे पहले 1 घंटा जिसकी प्रिपरेशन चाहिए। तो जो भी है, तो असल बात तो ये है कि वो उनको सेहत हो और वो आए, और बाकी ऑपोजिशन के उनसे कोई जाती तो है नहीं कि हम उन्हें रिलीफ दें या नहीं दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें रिलीफ देगा हम वही देखते हैं। जी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मेरे साथ जस्टिस साहब मौजूद हैं। सर, आइन क्या कहता है? कोई आईनी बहरान पैदा हो रहा है? कोई मामला ऐसा हो रहा है जहां आइन शिकनी हो रही है? शुक्रिया। अब देखें, असल इशू इस वक्त जो काबिल बहस हो रही है जिस पे, वो बजट का पेश होना और बजट का पास होना, बजट का तरतीब दिया जाना, बेसिक इशू ये है इस वक्त। और बजट आप देखें, आज जब बजट का फाइनल अप्रूवल कैबिनेट से मिलनी थी, इससे कबल प्राइम मिनिस्टर उसकी न सिर्फ अप्रूवल देते रहे हैं, जो तजावीज़ बनती रही हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर की हदायत शामिल रही हैं और वो उसको देखते रहे। इसलिए ये कहना कि कोई नई चीज़ आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ना होने से कोई बहरान आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट जो है उसमें, बजट जब असेंबली में पेश किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठा हो। सिर्फ कानून ये कहता है कि बजट पेश करने से कबल कैबिनेट जो है वो उसकी अप्रूवल देगी, कैबिनेट उसको देखेगी, और कैबिनेट मुकम्मल होती है जब प्राइम मिनिस्टर खुद तशरीफ़ रखते हों या उसको इजलास में मौजूद हों। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, देखिए अब हम जो है वो कुछ 100 साल पीछे नहीं रह सकते, ज़िंदा नहीं रह सकती ये कौमें। नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास डिवाइस आ गई, हमारे पास ऐसे जो है वो सिस्टम आ गया कि जिसमें आप बैरून मुल्क बैठ के भी अगर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सेहत को कोई ख़तरा है तो वो प्रिजाइड कर सकते हैं, मीटिंग हो सकती है। आपने देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब मेमो केस जो था जिसमें बतौर वकील भी मैं इसी जगह पे जाके, जहां आज प्राइम मिनिस्टर ने जो इजलास किया है, यही इसी जगह पे जाके मैंने क्रॉस एग्जामिन किया था और वह भी ये सारी कार्रवाई हुई थी। हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। अगर देखें, कानून में, आइन में कहीं कोई पाबंदी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कहां पे कार्रवाई कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कहां पे बैठ के, प्राइम मिनिस्टर है जब तक उसका ओहदा उसके पास है। तो इसलिए मेरी नज़र में कानून में, अगर जहां तक लिटिल नॉलेज मेरा है, कोई मुमानियत नहीं है, कोई मखसूस अंदाज या मुकाम का उस अंदाज में तस्करा मौजूद नहीं है कि जिसकी वायलेशन हो गई है। अगर तो किसी दिए हुए आर्टिकल, आईने पाकिस्तान के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो तो फिर बहरान हो सकता है। यहां पे ना कोई खिलाफ वर्जी हुई है, कैबिनेट का इजलास बाकायदा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने उन तजावीज़ को सुना है, अपनी तजावीज़ दी हैं, और एक फाइनल सूरत जो बन गई है वो असेंबली के सामने पेश हो जाएगी। और आप देखिए मिसालें मौजूद हैं कि प्राइम मिनिस्टर इवन अपने चेंबर में बैठ के असेंबली की कार्रवाई सुनते रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जितनी देर वो 12 दिन 14 दिन जो है डिबेट होगी कॉन्स्टिट्यूशन इस पे, आइन पे, सॉरी मदद खाऊं, वीडियो लिंक पे स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं बकायदा कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग। मैंने अर्ज किया, मैंने खुद किया लंदन में जाके। और अभी टेक्नोलॉजी है, बराक ओबामा वहां से बैठ के अपना पूरा ऑपरेशन देख रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक लेके वापस आते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मेरा और मेरी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, पनामा लीक्स के ऊपर हमारा एक ही मौक़िफ़ है और हमारी मियां साहब से कोई मफाहमत नहीं हुई। फजलुर रहमान साहब ने शायद कोई ख्वाब देखा है। दूसरी तरफ मियां साहब ने आज जो माशी इंडिकेटर्स पेश किए हैं वो बहुत अच्छे। एक तरफ अपोजिशन शोर मचा रही है, दूसरी तरफ बड़े जबरदस्त माशी इशारे मियां साहब ने पेश कर दिए हैं। मैं अपोजिशन से पूछता हूं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी ये कह रहे हैं कि शरीफों को हिसाब देना पड़ेगा कि सरमाया कहां से आया, और जमहूरियत को खतरा नहीं है एहतसाब से रायविंड को खतरा है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि बीच में प्राइम मिनिस्टर का खिताब आ गया था तो ये चीजें हम सुन नहीं पाए थे। अब साथ साथ जैसे जैसे रिसीव हो रही मैं आपको बता रहा हूं। एक अली मोहम्मद खान साहब, जो मियां साहब ने माशी इंडिकेटर्स दिए हैं
बड़े शानदार हैं सर, पाकिस्तान तो बड़ी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो फिर उनकी टांगे खींचने वाली बात तो ठीक हुई ना सर। नहीं इमरान, देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, जाहिर है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को तो डिफेंड करेंगे। अब कैबिनेट मीटिंग में बैठ के या कैबिनेट मीटिंग से बाहर मीडिया के सामने वो अपने आप पे FIR तो नहीं कटवाएंगे, माशी FIR के हमने पिछले 1 साल में पाकिस्तान का या खुदा न खास्ता कबाड़ा किया है। वो मियाँ साहब जो हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर की तरह अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड करेंगे और अपोजिशन जो है वो उनकी पॉलिसीज में जो फेलियर हैं उनकी निशानदेही करेंगे। सर ये एक मिनट अली उमर खान, तो पता क्या बात से इसको जोड़ा है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक सेकंड सर, एक सेकंड दे दें मुझे, एक सेकंड दे दें। वो रोजाना अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आते हैं। इसहाक डार साहब कई इजलास कर चुके हैं, कई सेमिनार कर चुके हैं, वो अपने फैक्ट्स बताते हैं, फिगर्स के साथ आते हैं। अपोजिशन सिर्फ इल्जाम लगाती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं आती है सर। आप ब्लैक एंड व्हाइट में आके जवाब नहीं देते हैं उनको, ग्रे एरिया रखते हैं। देखें इमरान, ऐसा है कि जहां तक बजट का ताल्लुक है, बजट का भी आप सेशन जो है वो स्टार्ट होने दें 1-2 दिन तक। इंशाल्लाह बजट डिबेट भी स्टार्ट हो जाएगी और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स और अगले माली साल के लिए जो उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट करने हैं उनका तकाबली जायजा भी सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं एक बात आपके सामने करना चाहता हूं कि कौम को इस चीज में रख के कौम को शक में मुब्तला ना किया जाए कि देखें आज अगर बिलावल ने एक बात की है, हालांकि बिलावल साहब का मेरी जमात से या मेरा उनकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने एहतसाब की बात की है तो हम फिर, मैं समझता हूं जो भी कोई अच्छी बात करे, एहतसाब की बात जो भी करे, लेकिन फिर एहतसाब हो बेलाग, फिर हो सबका। जिस तरह जो पिछला सेशन खत्म हुआ उस सेशन में आखिरी 2-3 दिनों में जब मियां साहब ने स्पीच की थी, उसके अगले 2 दिन बाद इमरान खान साहब ने स्पीच की और वहां पे एक बात उन्होंने की, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसमें उन सब लोगों के लिए जवाब है जो किसी भी तरीके से हुकूमती बेंचों पे बैठ के किसी को किसी भी तरीके से ताना देते हैं कि आप में ये है, आप में वो है। जब इमरान खान ने एक बार ये बात कर दी कि उन TORs के सामने जिनके सामने मियां नवाज शरीफ साहब का एहतसाब होगा, इमरान खान का भी हो जाए और मेरी जमात के किसी भी बंदे का हो जाए, तो बात वहां पे तहरीक इंसाफ की हद तक तो खत्म होती है। उसके बाद ये सवाल उठाना कि किसी के बाहर असासे थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी पे पिछले वक्तों में इल्जामात लगे थे और जिसका उनको जवाब भी देना चाहिए, तो मैं समझता हूं वहां पे फिर एहतसाब फिर सबका हो, लेकिन मियां साहब का अल्लाह उनको सेहत दे, वापस वो तशरीफ लाएं, उनका सबसे पहले इसलिए हो कि वो वजीर आजम है, वो 3 बार के वजीर आजम है, वो 35 साल में 27-28 साल इख्तिदार में रहे हैं, वो पाकिस्तान के अच्छे बुरे, जो पाकिस्तान के साथ अच्छा हुआ उनका क्रेडिट भी उनको लोग देते हैं, लेकिन जो बुरा हुआ है उसका भी जवाब देना होगा। तो इस वजह से सबसे पहले जो पोजीशन कहती है कि मियां साहब का एहतसाब हो। और एक और बात भी, नहीं एक मिनट, ये जो इस पे इत्तेफाक हो गया था, बात भी सुन लें, आखिरी बात भी सुन लें इमरान, ये सुन लें। देखें इमरान खान ने तो ये कह दिया कि TORs जो मियां साहब का एहतसाब करें, मेरा भी करें, तो दैट फिनिशेस द मैटर एज फार एज PTI इज कंसर्न। अब दूसरी बात, मियां साहब ने, अगर आपको याद हो, जब स्पीच उन्होंने की थी कौम से और जब कौमी असेंबली में आके उन्होंने स्पीच, उससे पहले जब उन्होंने मीडिया में बार बातें भी की, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। तो फिर वहां पे मैं एक सवाल रखना चाहता हूं, जब मियां साहब खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहते हैं या जो उन्होंने बात की उस पर अगर बात पे यकीन कर लें कि वाकई वही बात है जो उन्होंने की, तो फिर हुकूमत के वो मेंबरान जो TORs कमेटी में बैठते हैं वो क्यों इस बात पे बज़िद हैं कि मियां साहब का एहतसाब ना हो? ये तो शाह से ज्यादा शाह का वफादार होने वाली बात नहीं है कि अगर उनमें कोई चोरी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अंधेरा नहीं, ये इसका जवाब दानियल अजीज साहब से, तो फिर क्यों एहतसाब ना हो? दानियल अजीज साहब मियां साहब खुद पेश कर रहे हैं और आप उन्हें उनके आगे दीवार बना रहे हैं। उनको ये लगता है कि आपकी हुकूमती TOR कमेटी जो है वो नहीं चाह रही, और इस पे कोई इत्तेफाक भी हुआ था, गालिबन 2 दिन पहले से खबरें आ रही हैं कि ये फैसला हो गया कि मियां साहब का नाम बीच में से निकाला जाए। जी दानियल अजीज साहब, शरद साहब मैं 1 मिनट आया हूं। उसमें इशू ये है जी कि इससे ज़्यादा शायद तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा सकता केस जो मेरे भाई ने किया है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह बात बताता हूँ कि जो इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है, मैं ख़ुद तो नहीं उसमें बैठता, वो ये है कि अपोजिशन इस बात पे जोर दे रही है कि खालिसतन ये पैनामा पेपर्स के हवाले से हो, जबकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बेंचेस जो है वो कहते हैं कि इसको ब्रॉडन किया जाए और इस मसले को एक कौमी नज़रिए से देखा जाए, ना कि किसी
जो लोग 600 हैं सिर्फ उसमें निशानदेह किए गए। तो जब वो जोर देते हैं इस बात पे, क्योंकि इनके अपने सारे माशाल्लाह वही चीज़ें निकल आई हैं जिनके ऊपर ये बड़ा तनकीद करते थे, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म का नाम तो पैनामा पेपर्स में नहीं है। तो उनको बचाने के लिए ये बात मान गए, टीवी पे आके खुद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ठीक है, हम मान गए कि वज़ीर-ए-आज़म का नाम निकाल देते हैं, उनके बच्चों का नाम है, उनका नाम नहीं है। अब जब रिएक्शन आया उसका कौम से कि यार इसका मतलब है आपने बेवकूफ़ बनाया हमें 2 महीने अप्रैल 3 तारीख से, तो वज़ीर-ए-आज़म की आप गला मापते रहे बैठ के, आपने कानून भी बनाया, उनका बाय नाम भी लिख दिया कि 1985 से वज़ीर-ए-आज़म का मतलब सिर्फ नवाज शरीफ होगा। अब आप आके दूसरा बयान दे रहे हैं कि जनाब उनका नाम ही नहीं है। तो ये मछली जब पानी से बाहर आती है तो वो तड़पती है, ये तड़प रहे हैं। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो तहकीकात हुई है मीडिया की तरफ से और जानब से, उसमें सारी की सारी जो ऑफशोर कंपनीज हैं, नून लीग में तो कोई नहीं है, वो सारी ऑपोजिशन में है, और वो PML काफ के परवेज लाई के हवाले से है, वो PTI में बेशुमार है, वो पीपल्स पार्टी में भी आई हुई है, जो पैनामा पेपर्स में है। तो पैनामा पेपर्स फिर पैनामा का ही करने सर सबका ही हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाना चाहते जी, पैनामा पे ही करने हैं तो साहब, तो पैनामा में सबका हो रहा है। नहीं जी, पैनामा तो गवर्नमेंट ने जो साइन, जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने साइन किया, उसमें तो कमीशंस और किकबैक्स और लोन्स भी लिखा है, लेकिन उससे अब मेरे ख्याल में बाद में को थोड़ा से कुछ ठंडे पसीने आ रहे हैं, क्योंकि उसमें और बहुत सारे नाम आ रहे हैं सर, और इल्जाम लगाया जाता था नून लीग के ऊपर। आप PTI को कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, पसीने किसको आ रहे हैं ठंडे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो जब जिन्होंने लोन राइट ऑफ किए हैं, अगर गवर्नमेंट इस बात को सराह रही है और पुश कर रही है, इसको जिन्होंने लोन माफ करवाए हैं, आप कह रहे हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में वो बंदे हैं, लोन माफ करवाए। अभी अली मोहम्मद खान ने जब उन्होंने एक दफा साइन कर दिया तो फिर एक मिनट इमरान साहब, जब उन्होंने एक दफा साइन कर दिया तो फिर वापस उधर क्यों आ रहे हैं? ठीक है, मैं शैला रज़ा बड़ी मजेदार बात है। शैला रज़ा साहबा, मैं इस पे वापस आऊंगा। इस पे ये भी है कि हुकूमत ने ये कहा था कि बाकी TORs हम अपोजिशन के मान लेंगे, और उस पर भी कहीं डेडलॉक हो गया है, इस पे बाद में बात करता हूं मैं। 1 मिनट, शैला रज़ा साहबा, अभी अली मोहम्मद खान साहब ये फरमा रहे थे कि इमरान खान ने अपने आप को पेश कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आप को पेश कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ये नहीं समझती कि वो भी अपने आप को पेश करे कि जी ये बड़े इल्ज़ामात हैं हमारे ऊपर, और ये सरे महल है, और ये इसकी डिटेल है? पनामा के हिसाब से पहले बात तो मैं ये बता दूं, पनामा के हिसाब से हमारा कोई नाम नहीं है, और रहमान मलिक साहब आके बड़ा तफसीली ये प्रोग्राम कर चुके हैं फरहान साहब के साथ कि जी हमारी जो कंपनी थी वो दुबई की कंपनी थी और वो पनामा से उसका ताल्लुक़ नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि उसको सबको देखना चाहिए, और देखने के बाद टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। दूसरी बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का नाम इसलिए निकाला गया कि अगर आप उनकी बेटी साहिबा का क्लिप देखें तो वो कहती हैं कि मैं अपने वालिद की डिपेंडेंट हूँ। फिर जिस ज़माने में 90s में ये फ्लैट्स लिए गए तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह उनके बच्चे इतने छोटे थे कि वो डिपेंडेंट थे। तो अगर वो चाहते हैं कि एज वज़ीर-ए-आज़म नाम निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, अल्टीमेटली उनका नाम आ ही जाना है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई उनके ऊपर हमने कोई जुल्म नहीं किया है, और शमरोक नाम की कंपनी के जो खुरे हैं वो उनकी तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने बजट की थी, मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा उस पर बात करती, अगर आप इजाज़त दें। जी जरूर। आपने मुझे 8:30 बजे इन किया है। देखिए जो बजट है इसमें जो फाइनेंशियल ग्रोथ है जिसको हम GDP भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट, पहली दफ़ा उसका टारगेट जो है वो 5.5 रखा गया है, जो कम तरीन है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी उसको भी टच नहीं कर सकी, और 4.7 जो कि आदाद शुमार से 4.7 किया गया, इससे भी कम है। तो तीसरी दफ़ा मुसलसल ऐसा हुआ है कि जो ये GDP देते हैं ये उसको टच नहीं कर पाते। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो हैं, जब तिजारत में ही खसारा हो गया तो आप कैसे हैं? फिर आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो बहुत ही कम हुई है, और इंपोर्ट जो है वो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ये है कि उसमें तो फिर नुकसान हो गया ना कि आपकी इंपोर्ट के बिल्स जो हैं वो अभी तक अदा नहीं हुए और एक्सपोर्ट आपकी हुई नहीं। तो लास्ट ईयर जो थी वो 1900 बिलियन थी, इस दफ़ा 1700 बिलियन हुई है। तो तिजारत में भी आपको खसारा हुआ है। दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा इन्होंने कर्जा ले लिया है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं, इस वक्त जुलाई के मिड में तो था 1 लाख और तकरीबन 11,000 का मकरूज़, लेकिन एंड जब होगा तो हर पाकिस्तानी 1.25 लाख का मकरूज़ होगा।
तो जब आपका तिजारत में खसारा है, आप किसी चीज़ को टच ही नहीं कर सके, तो ये तो फिर बजट कैसे सही हुआ। अप्रैल में जो कीमतें बढ़ गई थी वो भी आपने देख ली। अच्छा, इसमें आज रात से ही जो है वो पेट्रोल की कीमत में और इनमें इजाफा हो रहा है, तो कहाँ से बजट आवाम दुरुस्त हुआ? बिल्कुल, आज मैं वो आज तमाम टेलीविजन चैनल ये बता रहे थे कि रमजान के आने से पहले ये बिल्कुल वो आदाद है, एक मिनट, ये बिल्कुल वो आदाद हैं जो अखबार में आए हैं, और 4500 बिलियन का बजट आएगा, जिसमें से सारा मैंने ज़माने याद कर लिया है कि आप इस वक्त कम तरीन जीडीपी को आप टच नहीं कर पा रहे। 0.7 भी असल नहीं है, उसको लेके आए। तो मुझे इसमें अगर मेरे तो मियां साहब इनको बेहतर कैसे कर सकते हैं? नहीं बोलते नंबर, झूठ नहीं बोलते। फिर मियां साहब ये इंडेक्स जो है इनको बेहतर कैसे कह सकते हैं? एक मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन आज तमाम पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था, और उसके ऊपर नोटिस लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है मुल्क में, मियां जो पंजाब में करें, और मियां साहब भी पाकिस्तान से बाहर हैं, कि रमजान आने से पहले तबाही की महंगाई शुरू कर दी है तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और तमाम पाकिस्तान के मुनाफाखोरों ने। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक। दानियल अजीज साहब, ये तो बजट वाले मामले में वापस आता हूं, क्योंकि शैला रज़ा साहबा ने जिस तरीके से आपके माशी जो इंडिकेटर्स पेश किए थे, मियां साहब ने उनको उड़ा के रख दिया। वो कह रही हम तो मानते ही नहीं है, हालात तो बहुत इसके बरक्स है जो मियां साहब बता रहे हैं। इस पर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जो क्लेम किया था मियां साहब की और जरदारी साहब की मफाहमत का, वो जरदारी साहब कह रहे हैं वो गलत है जी क्लेम। मैं तो अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं और हमारा वही मौक़िफ़ है जो पहले था। पहले मियां साहब का एहतसाब होगा, अब अपोजिशन आपकी साथ जो भी TOR में चीजें तय करेगी उसको पूरी अपोजिशन का मैंडेट चाहिए होगा। तो आप इस बात को समझते हैं सर? मेरे ख्याल में जी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें पीपल्स पार्टी देख गरमाना चाह रही है, और वहाँ पर अपनी स्टैंडिंग और शोइंग जो है वो दिखाना चाह रही है। एक बहुत बड़ा मरला है जो कि आने वाले इलेक्शन से पहले शायद आखिरी एक मौका है कि वो अपनी कुछ बेहतरी दिखा सकें। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी बयान ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन जो एक सुलझा हुआ रवैया है वो देखने में आ रहा है कमेटी के हवाले से, और वाज़ेह तौर पर कमेटी तमाम ने यह कहा है, जबकि बयान कुछ हुआ था कि किसी इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये कबल अज़ वक्त है इसके ऊपर कमेंट करना। ये खुद ही बता देंगे जी जो कुछ है। ये तो मान गए हैं खुद ही आके टीवी सारे दुनिया के सामने कि जी वज़ीर आज़म साहब का नाम ही नहीं है और हमारे TOR गलत बने थे, तो हमने वो नाम उस तरह से जो शैला रज़ा कह रही हैं, चले ऐसे ही मान लेते हैं कि उस तरह से निकाल दिया। सो निकला तो है जी, जैसे भी आप कान पकड़ा तो गया है। तो अब ये है कि जो एहतसाब का अमल है वो जैसे जैसे ये TOR कमेटी अपना काम आगे बढ़ाती है, कौम के सामने सारा कुछ नंगा हो जाएगा कि कौन क्या चाहता है, कड़ा एहतसाब कौन चाहता है। ये शायद पकड़ के लाने पड़े, क्योंकि नून लीग तो पहले दिन से इस बात पे है, अभी तक किसी भी दुनिया के लीडर ने बयान नहीं दिया था, और वज़ीर आज़म साहब ने आके कह दिया था कि जनाब हम तो हाजिर हैं और ना हमें किसी चीज़ की छुपाने की ना किसी बात का डर है। और ये वो वज़ीर आज़म है जिनका हर दफ़ा जमहूरियत में पीठ में छुरा खोंपने के लिए ये करप्शन का एक वावेला मचाया जाता है, और उसके बाद वो सारे केसेस जो है कभी NRO के नज़र हो जाते हैं, कभी वो नैब में नज़र हो जाते हैं कि जनाब वो मफाहमत हो गई है, कभी किसी चीज़ की नज़र हो जाते हैं। वो सारा कुछ नून लीग ने किया था। ठीक है, और एक मिनट सर, ये एक आखिरी जुमला आपके नाजरीन के लिए इमरान साहब, एक आखिरी जुमला। जो NRO के केसेस 8041 केसेस की बहाली के लिए आपको पता है, और जो मॉनिटरिंग सेल बना सुप्रीम कोर्ट में और हर सूबाई हाई कोर्ट में, वो किसकी अपना दरखास्त पे बना था? एक तो मुबशर हसन साहब थे, दूसरा दरखास्त थी उसका पिटिशन नंबर 79 2007 शहबाज शरीफ साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, शैला रज़ा साहबा, मैं आपके पास वापस इसलिए आ रहा हूँ, पकड़ के लाना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं लोगों को जी। 8000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन NRO का मुकदमा सिर्फ जरदारी साहब पे चला था। और ये कि देखिए, बात ये है कि जो इस्तीफ़ा है ना, वो मुतालबा हमारा ज़रूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हम TROs में इस तरह से वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें अगर हम इस्तीफ़ा मांगेंगे तो हमारा एक तरीक़ा ये होगा कि या तो वज़ीर आज़म साहब खुद स्टेप डाउन करें, या ये कि वो एक नया नाम दे दें किसी भी तरह, या फिर ये कि अपोजिशन जो है मुतफ़क़ा तौर पे दे। ये तो हम उनसे इखलाक़ी, क्योंकि वो जवाज़ नहीं रहा, क्योंकि जब उनके बच्चों की कंपनीज़ बनी, जब उनकी कंपनीज़ उनके
बच्चों की हैं वो उस दौर में बनी हैं जब वो बहुत छोटे थे। और अगर हम ये मान लें कि नहीं जी वो उस वक्त 18 साल के थे और से ज़्यादा के थे, तो उससे ये सवाल होगा कि क्या वो अपने वालिद की शादी में 4 साल के थे। तो इस तरह की बातें जो हैं उसके बाद अल्टीमेटली उनका नाम आना है। लेकिन क्योंकि हमने एक अच्छी बात दिखाई तो ये है। लेकिन जहाँ तक बात है वो तो इस वक्त सारी दुनिया कह रही है कि वो अखलाकी जवाज़ खो चुके हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का हर बयान दूसरे बयान से मुख्तलिफ है, फैमिली का हर बयान दूसरे बयान से मुख्तलिफ है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें टीवी पे इसका वक्त ज़ाय करने के बजाय हमें ये चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब को हम ये समझाएं सब मिलके कि जब आपका दामन साफ है, सब कुछ साफ है, तो फिर TORs जैसे भी हो आप सामने आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर तो खुद कह रहे हैं ना कि मेरा सबसे पहले कर लें एहतसाब। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट नहीं आया। अपनी पार्टी से कहें, अपनी पार्टी से कहें कि जो भी TORs हैं जितने भी सख्त हैं मुझे कोई मसला नहीं, मान लें। इसमें ऐसा मसला क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि ये TORs हैं, आप मान लें। अब अगर आप कहें कि नहीं 1915 में भी जो हुआ, 1918 में भी जो हुआ, 1947 में भी जो हुआ, तो भाई उसके लिए और अदालतें मौजूद हैं। जैसे जब हम टेररिज्म पे बात करते हैं तो वो टेररिज्म जो मजहब की बुनियाद पर है वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत डिस्कस हो रहा है, और जो टेररिज्म नॉर्मली है वो ATC में डिस्कस हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि पनामा को लेकर एक 2016 एक्ट बनाया जाए जिसमें फोकस जो है वो पनामा लीक्स में जिन जिनके नाम आए उन पे किया जाए कि भाई ये पनामा में जो कंपनियां हैं ऑफशोर्स ये इलीगल नहीं है, लेकिन मनी ट्रेल क्या है, पैसा कहां से आया, कैसे गया, ये सब चीजें। घबरा क्यों रहे हैं इसमें इतना दिल पे लेने वाली कौन सी बात है ये? ठीक है, मैं अली मोहम्मद आपके लिए सवाल है, लेकिन ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। सवाल बड़ा सादा ये है कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे हैं, PMLN को 3 साल हो गए हैं, किसी का एहतसाब या एहतसाब के लिए कोई एक कदम भी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतों ने नहीं उठाया है। कोई एक कानून साजी या कोई एक ऐसी चीज नहीं की जिससे पाकिस्तान में एहतसाब हो। अब अगर ये दोनों मिलके और इनके साथ बाकी लोग मिलके एहतसाब का कोई मरबूत निजाम बनाना चाहें तो आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी क्या समझती है कि मुल्क में एहतसाब ठीक तरीके से शुरू हो जाएगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी अली मोहम्मद खान साहब, सवाल मैं आपके लिए छोड़ गया था कि जहां 8 साल तक अपोजिशन और हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी, और पहले इनकी हुकूमत थी, ये अपोजिशन थी नून लीग, अब नून की हुकूमत है, वो अपोजिशन है। 8 साल तक सर कोई निजाम नहीं बना है एहतसाब का। अब पनामा के बाद एक प्रेशर है, इसमें अगर निजाम बनाते हैं तो आपको लगता है कि वो वाला निजाम बन जाएगा जो इन दोनों का और बाकियों का एहतसाब करे? देखिए, आपने इमरान साहब बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना अमीक नुक्ता छेड़ा है। अगर इमरान खान, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर आपसे खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए और फिर कल को आपके ही हाथ में इख्तियार हो कि आप ऐसा कोई कानून बनाएं जिससे इमरान खान जो एक मशहूर एंकर हैं और उनसे एक गलती हुई थी और उस पर इमरान खान साहब का एहतसाब हो जो एंकर हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन होगा? इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं समझता हूँ इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट में जो ऑनरेबल MNAs और ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, इलेक्टेड या अनइलेक्टेड, जो रिजर्व सीट्स के भी हैं, उनका इस वक्त ईमान का टेस्ट है कि सब के सब तो खुदा ना खास्ता गलत नहीं है ना, सब के सब तो खुदा ना खास्ता चोर नहीं है। अमूमी तौर पे 1-2 मछलियां ही पूरे तालाब को गंदा करती हैं। तो क्या पार्लियामेंट के जो ऑनरेबल MNAs और सेनेटर्स हैं उनमें इतना दम है कि अगर उनकी अपनी जमात के कुछ बड़े लोगों में किसी ने गलतियां की हैं तो उनके गिर्द एहतसाब का फंदा कसें? मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। और दूसरा जो मैं एक बात उठाना चाहता हूँ, वो ये है, जो ऑनरेबल दानियाल अजीज साहब जो MNA साहब हैं, उन्होंने बात की कि और जो इश्यूज हैं जैसे मनी लॉन्ड्रर्स हैं जिन्होंने टैक्स चोरी किया, जिन्होंने कर्जे माफ कराए। तो इमरान साहब, मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ आपके सामने, आपके नाजरीन को और पूरे कौम को, कि अगर ये TORs ना बने या पनामा लीक्स होते ही ना या कमीशन की हम डिमांड ही ना करते, तो जिन्होंने लैंड ग्रैब किया, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने पैसे पार निकाले, जिन्होंने कर्जे माफ कराए, जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया, क्या उनका पकड़ना हुकूमत का काम नहीं? एक बात। और दूसरा, ये जो TORs हैं या जो कमीशन है, कौन सा कानून इनके हाथ रोक रहा है कि FIA, NAB या इनके और जो इदारे हैं, FBR वगैरह,
वो जाके उन लोगों को पकड़े जिन्होंने टैक्स चुराए, पैसा बाहर निकाला, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं। सर वो मियां साहब एक दफा नैब की क्लास ले चुके हैं, वो फिर नैब भी आपके सामने है ना, इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, फिर उन पे एतराजात किस तरह के आते हैं, वफाकी वुज़रा कैसे चढ़ाई करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के क्या स्टेटमेंट आते हैं। शैला साहब आप कमेंट करना चाह रही थी, फिर मैं दानियाल साहब को मौका देता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस जो थे लाड़काना गए थे, तो उन्होंने कहा कि हद से ज़्यादा कानून साजी की गई है। ऐसा नहीं है कि कानून मौजूद नहीं है, इदारे हैं एंटी करप्शन के दूसरे। और एक बात COD में ये डिसाइड की गई थी कि नई कानून साजी की जाएगी। नैब वगैरह जिस तरह के इदारे हैं ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं, लेकिन मियां साहब ने उस पर अमल नहीं किया। तो मैं समझती हूँ कि जो मौजूदा कानून है उस पर भी हो सकता है। और अगर आपको याद हो तो 61 पेजेस का एक एतराफ़ है हुदैबिया पेपर्स मिल के ऊपर। हमारे ज़माने में तो हर चीज़ पे सोमोटो होता था और वो बाकायदा एतराफ़ है। अभी तो नहीं हो रहे, अभी तो नहीं हो रहे। किसी ने उसको नहीं देखा। एक बात मैं कहना चाह रही, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है अनफॉर्चुनेटली। नाज़रीन कल दोबारा एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें मुलाकात करेंगे। लेकिन एक सवाल आज बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि ये आप जरूर पूछिएगा, सवाल करने का मौका तो नहीं है, लेकिन वो नुक्ता मैं आपके सामने रख देता हूं। सब लोग ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए अपने इतने लंबे इक़्तिदार में कि उनका इलाज पाकिस्तान में हो जाता। और अगर उनकी वाली बीमारी किसी और पाकिस्तान को लग गई, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को है भी, तो क्या वो उनके पास, बाकियों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो बाहर जाएं और जाके इस तरीके से अपना इलाज करवाएं? तो रियासत तो माँ के जैसी होती है, लेकिन यहाँ रियासत पे हुकूमत करने वालों ने एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें वो अपना इलाज खुद एतमाद के साथ और फ़ख्र के साथ करवाते। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।